ये पहाड़ देख रहे हो तुम? हाँ जी, 16 नवंबर 1532 को यहाँ पर रहने वाले लगभग हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ था। लिटरली खून की नदियां बही थी यहाँ। दुश्मन था फ्रांसिस्को पिज़ारो, जिसने सबसे पहले इंका साम्राज्य के राजा अटाहुअल्पा को किडनैप किया और सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसके लगभग 5000 सैनिकों को मार डाला। सिर्फ 1 घंटे के अंदर। पिज़ारो को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, जिसके लिए वो स्पेन से पेरू तक आ चुका था अपने 180 लोग और लगभग 37 घोड़ों के साथ, और वो चीज थी सोना। पिज़ारो ने इंका लोगों से लगभग 24 टन सोना लूटा था, जिसकी आज के दौर पर कीमत होती है लगभग 270 मिलियन $। और मजे की बात तब होती है जब ये पिज़ारो सोना लूट कर यूरोप लाता है। वो एक रेस शुरू करता है। यूरोप के लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बारे में, या फिर मैं तुमसे ये कहूँ कि इनके सोने के बारे में। 24 टन सोना ठीक से देखे तो कुछ भी नहीं, लेकिन पिज़ारो की माने तो इंका लोगों के पास लगभग इससे भी ज्यादा, लगभग कई हजार गुना ज्यादा सोना था। इतना सोना कि यूरोप कभी सोच भी नहीं सकता। इन सारी चीजों ने पिज़ारो जैसे कई लोगों में हिम्मत बढ़ाई कि वो नए नए अभियान शुरू कर सके, क्योंकि सबको चाहिए था सोना। जैसे जैसे स्पेनिश आक्रमण साउथ अमेरिका में बढ़ते रहे, वैसे वैसे वो नए लोगों से मिलते रहे, नए नए ट्राइबल लोगों से। अगर वो कबीला अमीर हुआ तो वो उसे मार डालते और सोना लूट लेते, लेकिन अगर वो कबीला गरीब हुआ तो वो उन्हें टॉर्चर करते और दूसरे कबीलों के बारे में पूछते ताकि वो वहां जाकर उन्हें लूट सके। जब ये चीजें चल रही थी तब इन लोगों के कान में एक कहानी पड़ती है, एक ऐसी कहानी जिन्होंने इन्हें पागल बना दिया। कहानी थी एक शहर की, एक ऐसा शहर जो कि बना था पूरा सोने से और छुपा था कहीं जंगलों में। स्पेनिश ने उसे नाम दिया एल डोराडो। अब इन सारे आक्रमणकारियों में से एक था गोंजालो पिज़ारो, फ्रांसिस्को पिज़ारो का भाई। क्योंकि वो पिज़ारो था द पावर ऑफ सरनेम, उसे क्यूटो नाम के एक शहर का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। पर गोंजालो को ये प्रेसिडेंट बनने में कोई शौक नहीं था, उसे तो कुछ बड़ा करना था अपने भाई के जैसे। किस्मत गोंजालो का साथ देती है और गोंजालो के कान में कहीं से ये बात पहुंचती है कि दूर कहीं जंगलों में एक छुपी हुई सभ्यता है जिनका शहर पूरा सोने से बना है। गोंजालो को पता था कि अब उसे क्या करना है। ये वही मौका है जिसकी वो राह देख रहा था। अगर वो इसमें कामयाब होता है तो उसका नाम भी उसके भाई की तरह इज्जत से लिया जाएगा। तो बस 1541 में गोंजालो निकल पड़ता है अपने खुद के मिशन पर, मिशन एल डोराडो को ढूंढना। पर पहली दिक्कत ये थी कि जाएगा कौन सी दिशा चुने। पर गोंजालो को पता था कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। गोंजालो क्यूटो से पूर्व की तरफ आगे बढ़ता है। गोंजालो का पहला मिशन था कि वो सिनेमन वैली नाम की जगह की खोज करे। सिनेमन वैली एक जगह थी जो कि बहुत ही फ्लैट और लंबे मैदानों वाली जगह थी, जहां पर दालचीनियों के पेड़ लगे हुए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गोंजालो को कैसे पता कि सबसे पहले सिनेमन वैली जाना पड़ेगा अगर एल डोराडो की खोज करनी है तो। इसका जवाब देता है क्रिस्टोफर कोलंबस। जब कोलंबस 1442 में कैरिबियन आइलैंड पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां के लोकल लोगों ने बहुत ज्यादा सोने के गहने पहने थे। तो कोलंबस अंदाजा लगा लेता है कि उसने एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाले देश की खोज की है। कोलंबस लिटरली एक टापू से दूसरे टापू, दूसरे से तीसरे टापू घूमता रहता है ताकि वो सोने के ओरिजिनल सोर्स का पता लगा सके। बट कोलंबस कभी भी कामयाब नहीं होता, लेकिन उसका विश्वास अटल रहता है कि इस जमीन पर कहीं तो सोना है। वो स्पेन के कुछ कैथोलिक राजा से वादा करता है कि अगर वो उसके मिशन में पैसे लगाएंगे तो वो उन्हें इतना सोना ला कर देगा जितना उन्हें चाहिए था। माना जाता है कि कोलंबस की इन्हीं कहानियों की वजह से सिनेमन वैली नाम की एक मिथिकल जगह की उत्पत्ति हुई और लोगों में फैल गई। गोंजालो को पहले यही ढूंढनी थी, दालचीनियों से भरा जंगल। गोंजालो के पास जो आर्मी थी वो कुछ इस प्रकार थी, 340 स्पेनिश सैनिक और 4000 लोकल नेटिव लोग। गोंजालो मिशन को लीड कर रहा था और उसके साथ था उसका सेकंड इन कमांडर और उसके बचपन का दोस्त फ्रांसिस्को ओरेलाना। वो लोग आगे बढ़ रहे थे इस उम्मीद से कि उन्हें दालचीनियों के पेड़ मिल जाएंगे और जैसे ही वो मिलेंगे एल डोराडो जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। और मजे की बात, उन्हें दालचीनियों के पेड़ मिल गए पर सोने का शहर नहीं मिला। अब गोंजालो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाए। तो वो वहां के आसपास रहने वाले लोकल लोगों से पूछताछ करता कि बता भाई कि सोने के शहर कहाँ है। वहां के लोकल लोग उसे जवाब देते हैं कि ना हमने कभी सोने के बारे में सुना है और ना ही हमें किसी सोने के शहर के बारे में मालूम। ये जवाब गोंजालो को पसंद नहीं आया, तो गोंजालो ने भी वही किया जो ज्यादातर स्पेनिश करते थे। गोंजालो ने सबको मार डाला। पर अब गोंजालो एकदम क्लूलेस था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाया जाए। गोंजालो और उसकी आर्मी कोका नाम की रिवर पर मिलते हैं। गोंजालो को पता चलता है कि इस जगह एक और कबीला रहता है
गोंजालो उसे भी पूछताछ करने के लिए उस कबीले के मुखिया के पास जाता है। मुखिया का नाम होता है डेलिकोला। डेलिकोला को पता होता है कि ये गोंजालो किस टाइप का व्यक्ति है और अभी अभी ये एक कबीले को मार कर आ रहा है। तो जब गोंजालो डेलिकोला से सोने के शहर के बारे में पूछता है तो डेलिकोला फटाफट वो बता देता है जो गोंजालो सुनना चाहता था। डेलिकोला गोंजालो को कहता है कि अगर तुम इस नदी के रास्ते आगे की ओर और बढ़ोगे तो तुम्हें एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता मिलेगी और उसके खजाने भी। गोंजालो डेलिकोला की ये बात मान लेता है। अब देखो, किसी को भी नहीं पता कि डेलिकोला ने सच कहा था या झूठ। हो सकता है कि डेलिकोला ने झूठ बोला हो, क्योंकि अगर वो ये कहता कि मुझे नहीं पता कि सोने का शहर कहाँ है तो गोंजालो उसको और उसके कबीले को मार डालता। तो क्या गोंजालो ने उसको और उसके कबीले को छोड़ दिया? जवाब है हाँ भी और ना भी। जैसे ही गोंजालो ने डेलिकोला से सुना कि शहर आगे की ओर है, अगर वो नदी के रास्ते जाएंगे, तो उसने तुरंत नाव बनाने का फैसला किया कि अब से हम नदी के रास्ते आगे बढ़ेंगे। कोका नदी से पूरी टीम सेल करती हुई नेपो नदी तक पहुंचती है और उस टीम में गोंजालो ने मुखिया डेलिकोला को भी किडनैप कर लिया था, क्योंकि डेलिकोला ने कहा था कि सोने के शहर आगे हैं तो चल अब रास्ता बता। अब वो लोग नदी में आगे बढ़ रहे और बस बढ़ ही रहे थे, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। और गरीबी में आटा गीला तब होता है जब उन लोगों का खाना खत्म होने लगता है। हालत इस तरह खराब हो जाती है कि 25 दिसंबर को गोंजालो को अपना पूरा सफर रोकना पड़ता है, क्योंकि उसकी सेना अब धमकियां दे रही थी कि अगर खाना नहीं मिला तो वो वापस लौट जाएंगे। गोंजालो एक फैसला करता है कि उसकी आर्मी में जो सेकंड इन कमांडर था, गोंजालो का बचपन का दोस्त फ्रांसिस्को ओरेलाना, वो उससे कहता है कि तुम आर्मी में से कुछ स्वस्थ और ताकतवर सैनिकों को ले लो और नदी में आगे बढ़ो और खाने की खोज करो। हम सब तुम्हारे पीछे धीरे धीरे आएंगे और जब तुम्हें खाना मिल जाए वापस लौट आना। तो ओरेलाना 25 सैनिकों के साथ आगे निकल पड़ता है ताकि खाने की खोज कर सके। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो उसे कुछ नहीं मिलता है, बट ओरेलाना को एक कबीला मिलता है और उसके पास से कुछ खाना। पर ओरेलाना अब सोचने लगता है कि देखो, खाना तो मिल गया है, पर अब अगर खाना लेकर वापस जाऊंगा और अगर वो सारे भूख से पहले से ही मर गए होंगे तो टाइम वेस्ट होगा और फिर वापस यहाँ आते आते खाना भी वेस्ट हो जाएगा। तो ओरेलाना फैसला करता है कि वो खाना लेकर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था। तो वो पीछे मुड़ने की बजाय नदी में आगे बढ़ने का फैसला करता है और वहाँ पीछे गोंजालो और उसकी सेना भूख से मरी तो नहीं थी, पर अधमरी जरूर हो चुकी थी। वो लोग खाने का इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि खाना अब कभी नहीं आएगा। गोंजालो जो एक एडवेंचर पर निकला था, वो मिशन अब एक सर्वाइवल मिशन बन चुका था। वो अपने साथ जो घोड़े और शिकारी कुत्ते लाए थे, उन्हें खाकर वो जिंदा रह रहे थे। अब इन सारी चीजों के चलते आर्मी में से लगभग 140 सैनिक और लगभग 3000 लोकल सैनिक भूख से मर गए। गोंजालो को रियलाइज होता है कि अब उसका दोस्त वापस कभी नहीं आएगा। शायद वो मर गया होगा या फिर शायद उसे वो शहर मिल गया होगा और वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो सोना बांटना नहीं चाहता। गोंजालो वापस लौटने का फैसला करता है और माना जाता है कि जब वो क्यूटो वापस जाता है तो उसकी हालत एक भिखारी जैसी होती है। और गोंजालो वापस लौटते ही एक कसम खाता है कि अगर ओरेलाना जिंदा है और फिर से उसे वो कभी मिलेगा तो वो उसे मार डालेगा। जबकि ओरेलाना नदी में आगे बढ़ रहा था। नदी अब उसका साथ दे रही थी और वो बहुत ही जल्द नेपो नदी से अमेज़न नदी में दाखिल होता है। ओरेलाना को लग रहा था कि ये एक पवित्र नदी है और सोने के शहर कहीं यहीं होने चाहिए। ओरेलाना ऐसे कई लोगों से मिलता है जो इस जंगल में रहते थे। उनके पास कुछ सोना तो था, बट वो सोने के शहर नहीं थे। हालांकि वो लोग कुछ फ्रेंडली थे, पर दिक्कत ये थी कि ओरेलाना जैसे जैसे जंगल में और अंदर जाता, नए मिलने वाले लोग दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते। ओरेलाना ऐसे कई कबीलों से मिलता है जिन्होंने उस पर हमला किया, यहाँ तक कि उन्हें कभी भी किनारे तक उतरने भी नहीं दिया। ऐसे ही 24 जून 1542 को ओरेलाना पर एक ऐसा कबीला हमला करता है जिसमें इस बार औरतें भी लड़ रही थी बिना कपड़ों के। ओरेलाना ने इस कबीले को नाम दिया अमेज़ोनास, यानी कि लड़ाकू महिलाएं। ओरेलाना ने इस नदी को नाम दिया द रिवर ऑफ अमेज़न और इसी पर इस जंगल का और इस नदी का नाम पड़ा, अमेज़न। ऐसे ही ओरेलाना लगभग 8 महीने तक सफर करने के बाद पूरी अमेज़न नदी क्रॉस करता है और अटलांटिक महासागर में पहुंच जाता है। ओरेलाना को पता नहीं था, पर वो पूरी अमेज़न नदी को क्रॉस करने वाला पहला यूरोपियन बन चुका था और उसे नाम देने वाला था। पर एल्डोराडो भाई को नहीं मिलता। तो क्या एल्डोराडो सिर्फ एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन? अगर ये एक इमेजिनेशन है तो फिर ये बनी कैसे? वेल, हमारे पास इसके मुख्य 3 दावेदार है। पहला दावेदार है टाइरोना सिविलाइजेशन। तुम्हें ये देखना चाहिए, ये सारे सोने के आर्टिफैक्ट टाइरोना सिविलाइजेशन ने बनाए। टाइरोना एक प्राचीन सिविलाइजेशन थी जो आज के कंबोडिया में रहती थी। हालांकि इनके ये सारे सोने के आर्टिफैक्ट प्योर गोल्ड नहीं है,
टाइराना लोगों ने इसे सोने, चांदी और तांबे से बनाया था। ये एक मिक्स धातु थी। वो लोग इसे बनाने के लिए सोने, चांदी और तांबे को पिघलाकर बन जाने पर उसे एसिड सोल्यूशन में डुबा देते। ऐसे केमिकल प्रोसेस से गोल्ड सतह पर आ जाता और उसे सुनहरा बना देता। तो शायद जब स्पेनिश आए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि ओ माय गॉड, इतना ज्यादा सोना, जबकि असलियत में सोने की बस परत थी, एक मकड़ी के छाले जितनी छोटी परत। हमारे दूसरे दावेदार है मुइस्का ट्राइबल लोग। मुइस्का भी एक प्राचीन जनजाति थी। मुइस्का लोग कमाल के गोल्ड स्मिथ थे और इसी वजह से स्पेनिश का मानना था कि एल्डोराडो मुइस्का लोगों ने बनाया था, क्योंकि स्पेनिशों ने एक रिचुअल के बारे में सुना था जो कि मुइस्का लोग करते थे लेक गुआटाविटा पर। मुइस्का जनजाति जब एक नया लीडर चुनती तो वो एक स्पेसिफिक रिचुअल करती उस लेक पर। लीडर अपने आप को सोने की धूल से ढक लेता और पानी में जंप लगा देता ताकि वो सोने को अपने देवता को समर्पित कर सके। तो शायद स्पेनिशों ने यही सुना होगा इस सोने की धूल के बारे में या फिर एक सोने के राजा के बारे में। कई लोगों को लगता है कि एल्डोराडो एक सिटी को नहीं बल्कि इसी राजा को डिफाइन करता था। ये सेरेमनी जहाँ होती थी लेक गुआटाविटा, वो बंद हो चुकी थी स्पेनिशों के वहां आने के लगभग 50 से 60 साल पहले। तो जब स्पेनिश उस लेक पर आए तो उन्होंने सोचा होगा कि सोने का शहर नहीं तो सोने का तालाब भी सही। ये देख रहे हो, स्पेनिशों ने लिटरली सोना निकालने के लिए इस जगह को काट डाला था ताकि पानी यहाँ से निकल जाए और सोना ले ले। और तीसरा दावेदार है इनका सिविलाइजेशन खुद, जिसको फ्रांसिस्को पिज़ारो ने तबाह किया था। कहानियां ये कहती है स्पेनिशों ने कई जगह आक्रमण किया इनका सिविलाइजेशन पर, लेकिन एक जगह अभी भी छूटी हुई थी और उस जगह का नाम था पेटिटी। पेटिटी एक ऐसा छुपा हुआ शहर माना जाता है जहां पर इनका लोगों ने, जो बाकी बच गए थे, उन्होंने वो सोना वहां शिफ्ट कर दिया और वो सोना पिज़ारो को मिले हुए सोने से लगभग कई सौ गुना ज्यादा था। अब वो पेटिटी जगह, वो शहर कहाँ है वो किसी को भी नहीं पता। तो शायद ये पेटिटी शहर भी एल्डोराडो होने की एक बहुत ही बड़ी दावेदार है। बट ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि मुइस्का जनजाति ही एल्डोराडो की कारक थी और उन्हीं की वजह से एल्डोराडो शब्द अस्तित्व में आया और लोगों में फैल गया।